अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम इन सेशन 3। मैं फाइल शेयर कर लूँ और आपसे फिर डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को मैसेज भी कर दूँ ताकि वो कंफ्यूज ना हो। और ओके, तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं और ठीक है। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि ये हमारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें और फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ठीक है क्लास। तो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे और हम कंटिन्यू करते हैं। जी मैं वेट कर रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास मुझे आप बता दीजिएगा कि आपको ये वर्ड फाइल प्रॉपर्ली विजिबल है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये वर्ड फाइल ओके। थैंक यू तजीम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मीर जवाहिर, बहुत शुक्रिया। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे जहां हमारी बात अभी डिसकंटिन्यू हो गई थी सेशन 2 में, अब हम सेशन 3 में इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्ट की बात कैसे होती है। अ मेजर ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट। आउटपुट न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इनपुट हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। वो मुझे हर दफ़ा ये करना पड़ता है, आपको मैंने बताया भी था कि आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो आप अपने माइक को म्यूट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलो ओके, सो हमारे पास ये एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात हो रही है, क्यू ओवर एल, यहाँ पे पास फॉर्मूला आ गया। और इसी तरह से अगर हम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की बात करें एपी के, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एपी के इज इक्वल टू क्यू ओवर के। ये क्यू ओवर एल है तो ये क्यू ओवर के हो जाएगा। आसान सी बात है ना, एक फॉर्मूला समझ में आ गया तो दूसरा खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद क्लास हमारे पास अगली बात कंटिन्यू होती है मार्जिनल प्रोडक्ट। आसान सा फॉर्मूला, आपको मार्जिनल का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। द चेंज इन टोटल आउटपुट एट्रीब्यूटेबल टू द लास्ट यूनिट ऑफ एन इनपुट। तो वो एट्रीब्यूटेबल है, मतलब चेंज हो रही है हमारा एक और यूनिट इंक्रीज होने से, तो इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, एमपी। और एमपी अगर हम कैपिटल के रिस्पेक्ट बात करेंगे तो क्या होगा, एमपी के। और क्योंकि हम डिफरेंस की बात करते हैं मार्जिन में, मार्जिनल कॉन्सेप्ट में, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा के हो जाएगा कैपिटल की बात में। और यहाँ पर लेबर की बात हो रही है, ठीक है। ये लेबर की अगर बात हो रही है तो ये हमारे पास हो जाएगी बात डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एल। क्लियर हो गया आपको। तो ये सिर्फ फॉर्मूलाज आपके पास थे, मतलब अभी हमारे पास जहाँ भी ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हम कैलकुलेशंस को रीड करेंगे समझेंगे तो हम इन चीज़ों को अभी देख रहे हैं कि हमारे फॉर्मूलाज में क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
चलें क्लास। तो हमारे पास यहाँ पर फिगर 5.5-1 है, shows graphically the relationship among total product, marginal product and average product। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये कुछ हमें बताया जा रहा है कि इसमें हमें इन बातों को डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग बात हो रही है और एक्स एक्सिस के अलोंग बात हो रही है वेरिएबल इनपुट ऑफ लेबर। और हमारे पास यहाँ पर टीपी टोटल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर। तो हमारे पास इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न टू लेबर, ये हमारे पास कुछ इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज मार्जिनल रिटर्न्स, तो अगर हम डिफरेंस देखते चले जाते हैं तो हमें मार्जिनल रिटर्न्स बढ़ते नजर आ रहे होते हैं। वो जो आपके पास अभी बात हो रही थी ना कि 5 और 6 पर हमें नजर आया था, तो 5 और 6 लेबर पर जो हमें नजर आया था वो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से हमारे पास वो पॉइंट्स मार्जिनल पर मैक्सिमम हमें नजर आए थे, ये और ये पॉइंट्स थे हमारे पास। ठीक है, तो जब ये ऐसे थे तो हमने उनको देखा और फिर हमारे पास एवरेज की यहाँ पे बात हुई थी और फिर हमारे पास ये जो थी ये टोटल प्रोडक्ट की बात हो रही थी, वो जो बढ़ती चली जा रही थी आखिर में आके कम हो गई थी। तो ये हमारे पास कम भी होना शुरू हो गई थी। हमारे पास यहाँ भी कुछ नेगेटिव की बातें आ गई थी। तो आपके पास टीपी टोटल प्रोडक्ट, टीपी, एपी और एमपी। दोबारा देखते हैं, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एपी और एमपी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट की बात यही है जो आपके पास ये ठीक है, तो आपके पास ये आखिर में आकर ये देखें ये बढ़ रहा था ना। अगर हम टीपी की बात करें टोटल प्रोडक्ट, तो आउटपुट ही होता है ना टोटल प्रोडक्ट। तो देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज 2100, 2200 और फिर यहाँ पे आके कम हुआ 2156। तो ये थोड़ा सा जो कम हुआ, वो जो ऊपर ग्राफ जा रहा था वो थोड़ा सा कम हुआ था। ठीक है, एमपी जो था वो नीचे हमारे एक्स एक्सिस से भी नीचे आ गया था, नेगेटिव में चला गया था। अगर आप स्केल ड्रॉ करके इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे ना तो वैसे ग्राफ बनेगा, ये वो इसी टेबल का ही ग्राफ है। और फिर हमने एवरेज की बात भी की थी कि हमारे पास ये पॉइंट्स किस तरह से हैं और ये कैसे आपके पास थोड़ा सा इंक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हमने देखा था ना कि 316 पे आपके पास 220 और 236 की बात हो रही है। ठीक है, 5 और 6 पे आपके पास यहाँ पर जो बात हो रही है एवरेज, आपके पास थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपके पास ये बात हो रही है, तो आपके पास ये ग्राफ उसी से ही बना हुआ है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे होते हैं कि हमें कहाँ तक क्या नजर आ रहा है। तो हमें ये नजर आना यहाँ पर ये शुरू हुआ कि हमारे पास लेबर 7 पर हमारे पास एवरेज जो हमारे पास है, लेकिन मार्जिनल हमारा और ज्यादा कम होना शुरू हो गया है। तो 7 से हमारे पास ये कम होना शुरू हो गया। तो हमारे पास ग्राफिकली अगर हम देखें कि हमारे पास डेटा गिवन है, हमारे फॉर एग्जांपल फर्म है, वहाँ से डेटा हमें मिलता चला जा रहा है। आपको बताऊं कि जो स्पेशली फाइनेंस के जो लोग होते हैं या कॉमर्स की, एक ही बात ले लीजिए, मैं फाइनेंस की बात कर लेता हूँ कि फाइनेंस के जो लोग होते हैं वो आमतौर पर हेड ऑफिस में बैठते हैं। लेट्स से एक हेड ऑफिस है कराची में और उसकी जो ब्रांचेज हैं, डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट शहरों में लगे हुए हैं। तो वहाँ से जो डेटा मिल रहा है उस डेटा पर बेस करते हुए ये लोग अपने एनालिसिस को करते चले जाते हैं और ऑनर से डिस्कशन करते रहते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये सब डिसीजन मेकिंग इसी तरह से हो रही होती है। और ये भी आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास किस तरह से ये पॉइंट डिक्रीज होना यहाँ पर शुरू हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये ग्राफ उसी से बना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू लेबर, तो लेबर के रिस्पेक्ट हमारा मार्जिनल रिटर्न्स ज्यादा हैं। फिर डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ लेबर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिक्रीजिंग की बातें शुरू हो रही है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, ये ब्लू कर्व को देखें, और ये यहाँ से ये डिक्रीज हो रहा है, ये चीज नीचे आ रही है। नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न, और यहाँ पर आके तो ये नेगेटिव ही होगी। हम मार्जिनल रिटर्न की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मार्जिनल रिटर्न यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ
और यहाँ से आकर ये नेगेटिव होगी। तो हमारे पास ये 3 जो वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही हैं वो इस तरह से हैं। तो हम इन पॉइंट्स को देखते हैं कि हमारे पास ABCDEF, तो जे पॉइंट हमारे पास है, तो जे पॉइंट का मतलब है 10 लेबर। तो डिफरेंट तरह की इंटरप्रिटेशन है, आप जितने भी इनको डिस्कस करते रहेंगे आप बहुत सी बातें इसमें से निकाल सकते हैं कि हमारे पास कहाँ से ये नेगेटिव में चला गया, कौन से लेबर से, हमें इसकी बात, तो लेबर को यूज़ करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, ये तो हम नेगेटिव में चले गए, असूलन तो यहीं से यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो हमारे पास यहाँ पर जो पीक पॉइंट्स हैं, तो लेबर 5, तो इसमें हमें यहाँ पर देखना है, तो लेबर 5 या 6, तो मैं आपको 6 बता रहा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 5 जो पहला पीक पॉइंट था उसको ले लिया और उसी पे ही काम कर लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ में हल्की सी बात ऐसी नज़र आ रही है कि आपको ये 316 या 316 एक ही नज़र आ रहे थे ना, ये हल्का सा 6 लेबर का जो पॉइंट है थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा है, जबकि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। और हमारे पास क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट थोड़ी थोड़ी बड़ी भी है, तो मेरे मुताबिक यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे ड्रॉ हुआ है। तो बहरहाल हम चलते हैं आगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो टेबल और ये ग्राफ कैसे प्रिपेयर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वक्त आपके पास, अगर वो जो ऊपर थे ना 3 कॉलम्स गिवन थे, फिक्स प्राइस, वेरिएबल प्राइस और आउटपुट, तो और आपसे ये कहा जाए कि आप उस गिवन डेटा पर बेस करते हुए रिमेनिंग कॉलम्स प्रिपेयर करें, मतलब कैलकुलेशंस करें, और ये आप एक ग्राफ ड्रॉ करें, आई होप आप कर सकेंगे। प्लस दरमियान में हल्की सी कुछ इंटरनेट की कोई हल्का सा इशू था। आप मुझे प्लीज़ दोबारा से बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है और आपके पास फाइल ये प्रॉपर्ली शेयर हो रही है। ओके तजीम, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलें, ठीक है, बस आपने बता दिया तो आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है। और मुबारक का शौर्य और हसनैन ने भी बता दिया, बहुत शुक्रिया आपको बताने का। एक्चुअली वो हल्का सा हर्डल जब आ जाता है ना, तो वो डिस्कनेक्टिविटी तो नहीं हुई लेकिन वो हल्का सा जो जर्क आता है, तो वो कभी कभी, तो उससे मैं फिर कंफर्म कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताता रहूँ, लेक्चर तो रिकॉर्ड होता रहेगा लेकिन आपको सुनाई ना दे रहा हो, तो इसलिए मैं कभी कभी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। थैंक यू बताने का। आगे चलते हैं, फेसेस ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स। अब जब हम मार्जिनल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो उनके हम फेसेस की बात की तरफ लेकर आते हैं। वो फेसेस होते कौन से, आपने देखे थे अभी 3 फेसेस थे ऊपर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और फिर वो अल्टीमेटली नेगेटिव पे चला जाता है। तो हमें इन्हीं को आइडेंटिफाई करना है, और वही बात जो भी हमने ऊपर ग्राफ में देखी है, फिगर में देखी है, वही हम यहाँ पे देखेंगे। एज द यूजेज as the usage of an input increases, marginal product initially increases, increasing marginal returns, then begins to decline, decreasing marginal returns, and eventually becomes negative, negative marginal returns. क्लास की जो थ्योरी लिखी हुई होती है ना, ये हमें ग्राफ में तो नजर आ ही रही है, लेकिन जब आप इंटरप्रेट करते हैं ना, तो ये इंटरप्रिटेशन में ये टेक्स्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जो आपने टेबल में गिवन डेटा के 3 कॉलम्स थे, उसके बाद आपने कैलकुलेशंस की, उनके भी मार्क्स होते हैं, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, उसके भी मार्क्स होते हैं, फिर आपने इसको इंटरप्रेट कैसे किया, इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरप्रिटेशन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन चीज़ों के क्या क्या मतलब हैं, तो इसी तरह से इनको इंटरप्रेट किया जाता है। और जब आपको मैं कभी बुक शेयर करता हूँ एग्जाम्पल्स के लिए और किसी बात के लिए, तो वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा होता हूँ कि कितनी दरमियान में थ्योरी लिखी हुई है। वो बहुत सी थ्योरी तो एक्सप्लेनेशन भी है, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी, लेकिन आपके जो फॉर्मूलाज हैं या हमारे जो ग्राफ्स होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन भी वहाँ पे दी हुई होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करना मकसद नहीं है। देखिए, वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ तो आप स्कूल लेवल से ड्रॉ करना जानते हैं। आपने जो मैथ्स का इनिशियल सब्जेक्ट था आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर वगैरह में, तो आपने तो वहाँ पे भी सीखा हुआ है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने से हमें मतलब क्या समझ में आ रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी बेस पर हम डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, इस पर इन बातों की लर्निंग। तो हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं
इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप ये खुद पढ़ लीजिएगा। नंबर हम पॉइंट सी को देखते हैं। द रोल ऑफ द मैनेजर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अर्लियर, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में मैनेजर की क्या रिक्वायरमेंट है, सो क्या काम करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास के दो काम, एक काम ये है कि टू एंश्योर दैट द फर्म ऑपरेट्स एट द प्रोडक्शन फंक्शन एंड टू एंश्योर दैट द फर्म यूजेस द करेक्ट लेवल ऑफ इनपुट्स, जिसको हम शॉर्टली लिख दिया है प्रोड्यूस ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन एंड यूज द राइट लेवल ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो एक प्रोडक्शन मैनेजर का जो काम है वो ये है। अब हमारे पास प्रोड्यूस ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन पर प्रोड्यूस करना, देखिए कैसी बात लिखी हुई है, प्रोड्यूस ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनालिस्ट हैं उन्होंने एक इक्वेशन बना के दे दी। आपको याद होगा मैथ्स में आपने पढ़ा था इनिशियल सब्जेक्ट में कि अगर गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं या नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं तो आप उनसे ग्राफ, उनसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने वहां पर कुछ चैप्टर्स में ये भी सीखा था कि आप इक्वेशंस प्रिपेयर कैसे करते हैं। अगर एक बिजनेस सिनेरियो एग्जांपल दी गई है तो आप वहां पर इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो फोरकास्टिंग है, हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं, उन पर बेस करते हुए हमारी इक्वेशन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। और अब मैनेजर का क्या काम है, अब मैनेजर का काम ये है कि उस प्रोडक्शन फंक्शन के मुताबिक क्या प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो प्रोडक्शन फंक्शन पहले आ रहा है और फिर हम इसकी बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा, प्रोड्यूस ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन ये नहीं कि हम बाद में प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन प्रिपेयर करने के बाद हम ये बात करेंगे। और डेफिनेटली जब हम पहले प्रोडक्शन फंक्शन प्रिपेयर करेंगे और बाद में हम प्रोड्यूस करेंगे, और जब हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, कुछ महीने गुजर गए, कोई एक टाइम पीरियड गुजर गया, तो हमें फिर नजर आता है कि हमारे पास जो पिछला डेटा था, एज्यूम्ड डेटा, उसमें और अब एक्चुअल डेटा जो हमें मिलना शुरू हो गया है प्रोडक्शन का, इसमें कितना फर्क है। फिर हम जो अगली प्रोडक्शन करेंगे वो हम अब की करें, इस वाले करंट डेटा पर बेस करते हुए करेंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए यह है 2021। इमेजिन करें कि आपने 1 जनवरी 2021 से एक फर्म और उसकी प्रोडक्शन शुरू की है। तो उस वक्त आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा होगा, मतलब आपने 2020 के दिसंबर में आपने एक प्रोडक्शन फंक्शन प्लान किया, सोचा कि हम एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, 2021 जनवरी से हम शुरू करेंगे, तो उसके अंदर हम जो मैक्सिमम प्रोडक्शन अपनी देखना चाहते हैं वो इस प्रोडक्शन फंक्शन के रिस्पेक्ट हम प्लान कर रहे हैं और हम काम करना शुरू कर देंगे। आपने काम करना शुरू कर दिया। आपने काम कैसे करना शुरू कर दिया, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पर आपने प्रोडक्शन फंक्शन बना लिया था। अब आपने जब ये 2021 साल गुजरा, तो गुजरने के बाद आपने कहा यार हम 2022 के लिए किस तरह से अपने फंक्शंस को रिवाइज करें, अपने प्रोडक्शन फंक्शन को, इक्वेशन को अपडेट करें। तो फिर आप 2021 जो अभी करंट ईयर चल रहा है इसके डेटा पर बेस करते हुए 2022 के लिए प्रिडिक्शंस करेंगे और प्रोडक्शन फंक्शन को अगर ज़रूरत है तो उसको रीडिफाइन कर लेंगे। इसका ये मतलब होता है, और ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस पर बेस करते हुए और सिचुएशन को देखते हुए ये चेंज होता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्लास हमारे पास है यूज द राइट लेवल ऑफ इनपुट्स। ऐसा नहीं कि इनपुट किसी जगह पे ज़्यादा लगा देनी है, किसी जगह पे कम लगा देनी है। तो हमारे पास हर जगह पर इनपुट की एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है, हमने उससे ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं करना होता। अगर करेंगे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रोफेशनली काम हो रहा है, प्रोफेशनली डिसीजन मेकिंग कैसे की जानी है ये लर्न करना है। तो पॉइंट 2 में हमारे पास फिर एक बात आती है, वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर नीचे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ एन इनपुट। तो वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट हम जानते हैं क्या होता है। वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज VMP, वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट। सफिक्स में एल लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ लेबर के रेस्पेक्ट बात की जा रही है। तो पी का मतलब प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो हम यहाँ पर, आप अगर मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं तो आप यहाँ पर प्राइस, ये प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को यहाँ पर।
आपके पास ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही है मार्जिनल प्रोडक्ट और लेबर्स के साथ। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर बात हो रही है कि हम कैपिटल के रिस्पेक्ट कैसे बात करेंगे, तो हम यहाँ पर इस कैपिटल की बात करते हैं। इस टेबल में देखते हैं, जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास लेबर की वेरिएबल इनपुट्स है। लेबर जो पिछली एग्जांपल थी कुछ उसी को ही यहाँ पर कंटिन्यू किया जा रहा है। ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ आउटपुट। ये हमारे पास यहाँ पर $3 इसकी प्राइस हमें मिलती चली जा रही है। अब डेल्टा Q और डेल्टा L, दिस माइनस दिस, सॉरी L की बात हो रही है, Q आपके पास पहले था, क्वांटिटी वहां पर थी। आपको याद है ना, वो हमने बात की थी 176 और 172 की हम बात कर रहे थे। 316 आपके पास आंसर आए थे। तो आपके पास ये MPL जो सेकंड लास्ट कॉलम था, ये हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉलम 5 ऑफ टेबल 5-1 यहाँ बता भी दिया आपको रेफरेंस के लिए, ताकि आप भूल ना जाए, पिछले टेबल का कॉलम 5। अब हमारे पास यहाँ पे बात आ रही है वो ये कि हमें प्राइस को मल्टीप्लाई करना है MPL, जो पहले हमने कैलकुलेट किया था MPL। तो वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मतलब इस टेबल के कॉलम 2 और 3 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आना शुरू हो जाएगा। हम 76 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आ जाएगा $228। अब क्योंकि हम लेबर को डॉलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी डॉलर में आ जाएगा। वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो यहाँ तक की कैलकुलेशन हो गई जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की अभी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक और कॉलम आपको दिखाया जा रहा है, इसमें कॉलम 5 में आपके पास लिखा हुआ है यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। ये भी गिवन आपके पास डेटा है। तो जो जो डेटा आपके पास गिवन होते हैं वहाँ नीचे लिखा हुआ होता है कि आपके पास ये गिवन डेटा है, मतलब ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। रिमेनिंग कॉलम्स आपके कौन से प्रिपेयर करने हैं, ये बस थोड़ी सी लर्निंग होती है। अगर आप एक आध दफ़ा उनको लिख लेंगे अपने पेन से अपनी एक नोटबुक में कि कौन से कॉलम्स गिवन होते हैं और कौन से फार्मूलाज, तो आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो कैसे होंगे, क्या होगा, उसके लिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं बार बार आपको उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी बता रहा हूँ। आप पढ़ तो रहे हैं, समझ रहे हैं तमाम बातों को, लेकिन कैसे समझना है, नॉलेज के लिए भी समझना है और एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए भी समझना है, ठीक है। तो वैसे आप समझदार हैं कि आपको पता है कि कौन सी बात को कैसे आपने पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा होता। इसके बाद क्लास हमारे पास है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इनपुट यूजेज। तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए इनपुट का यूजेज को कैसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स अ मैनेजर शुड यूज इनपुट्स एट लेवल्स एट विच द मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया जो आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे भी दोबारा बताया जा रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, अ मैनेजर शुड यूज इनपुट्स एट लेवल्स एट विच द मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारी जो बेनिफिट मिल रहा है, जो भी बेनिफिट मिल रहा है वहाँ से प्रोडक्शन का, और जो हमारी कॉस्ट आ रही है, जो वो इक्वल हो जाए। इक्वल मतलब अगर वो डिफरेंट कर्व्स है तो आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे कर्व्स तो हम आपस में इक्वल हो जाएंगे, वो वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। और आपको यहाँ पर मोर स्पेसिफिकली बताया, दोबारा से बताया जा रहा है, मोर स्पेसिफिकली व्हेन द कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज W, द मैनेजर शुड कंटिन्यू टू एम्प्लॉय लेबर up to the point where VMPL W in the range of diminishing marginal product, ठीक है। तो हमारे पास लेबर 0 और W0, ठीक है। तो हमारे पास डॉलर्स की बात हो रही है और हमारे पास यहाँ पर VMPL की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मैक्सिमम पॉइंट होगा, हमें यहाँ तक काम करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से, तो हमें अपने पॉइंट को देखना कि हमारे पास ये पीक तो यहाँ पर है, लेकिन हम इस पीक से भी आगे तक बढ़ते हैं और फिर हम इस जगह से आकर
अपने आप को बिल्कुल रोक देते हैं, और फिर हम, क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं मिलेगा। तो ये नहीं होता हमेशा कि हमारे पास ये पीक पर ही बात हो रही है। तो डिमांड फॉर लेबर हमारे पास जो है ये भी थोड़ी कम हो जाएगी, डिमांड फॉर लेबर, और हम इस जगह पर आ जाएंगे। डिमांड हमारी और भी कम हो सकती है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट हमारा कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो उस बात को हम अपने माइंड में रखते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। तो हमारे पास एक और बात पता लगी, और ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इनपुट यूसेज। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए इनपुट यूसेज आपको कितना करना है, ये पॉइंट कहाँ पर आकर इस कर्व को टच करता है, क्रॉस करता है। इस वक्त हमारी लेबर कितनी है, इस लेबर को यहाँ पर देखना है, और ये पॉइंट हमारे पास है। इसके बाद क्लास हमारे पास बात आती है पॉइंट डी। अभी जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, इनके ही कुछ फॉर्मूलाज और ये कुछ बातें यहाँ पर आ रही हैं। Algebraic forms of production function, linear product function, a product function that assumes a perfect linear relationship between all inputs and total output. ठीक है, अच्छा यहाँ पे वर्ड आपने देखा क्या है, ऑल इनपुट्स, क्योंकि इनपुट्स कई तरह की होती हैं। एंड टोटल आउटपुट, ये ऑल आउटपुट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आउटपुट एक ही तरह से आती है। तो टोटल आउटपुट की बात हो रही है। तो ऑल, तमाम तरह की इनपुट्स, एंड टोटल, मुकम्मल आउटपुट की बात हो रही है। अब आपको ये देखते समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। पुराना फंक्शन क्यू, आज जहाँ से हमने चैप्टर शुरू किया, क्यू इज इक्वल टू एफ के एल। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो फंक्शन लिखने का तरीका आपको पता है, ऐसे ही होता है, वेरिएबल्स कॉमा के साथ लिख दिए जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन प्रिपेयर हो रही है वो है ए के प्लस बी एल। ए और बी कॉन्स्टेंट से मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे। हमारे पास यहाँ पर जो अलजेब्रिक फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हैं, इनमें हमारे पास एक तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है, एक हमारे पास है लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, अ प्रोडक्शन फंक्शन दैट assumes that inputs are used in fixed proportion। ठीक है, तो ये एक और फंक्शन है जिसमें ये कहा गया है कि हम इस इनपुट जो है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन से कम लेकर आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये तो वही फंक्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अब मिनिमम ले लेते हैं ए के कॉमा बी एल। तो हम इसके मिनिमम की बात करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आ जाए। फिर हमारे पास वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। इसके बाद हमारे पास अभी डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 5-1 होगी, जिसको अभी हम देखेंगे। और पैदा करके दिखा दूंगे हमारे पास ये बाकी चीज़ें यहाँ पर क्या है। ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपके पास ये आपको कुछ फॉर्मूलाज नज़र आ रहे हैं। आसान इसलिए होते हैं कि देखें ना, एमपी के यहाँ पर ये एक क्या चीज़ है, बी क्या चीज़ है, एक कैपिटल होता है, एक लेबर होती है। तो इसलिए दो वेरिएबल्स यहाँ लिए गए हैं ताकि आपको हर जगह कैलकुलेशन में आसानी से समझ में आता रहे कि क्या बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, अ प्रोडक्शन फंक्शन दैट एज्यूम्स सम डिग्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी अमंग इनपुट्स। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है ये एक तरह की सस्टेन, ना कम हो रही ना ज्यादा हो रही। यहाँ तो हमारे पास कुछ था कि वो कुछ फिक्स्ड, एक फिक्स कर लिया उसी पर है। यहाँ पर हमारे पास जो भी चल रहा है वो बहुत माइन्यूट फ्लक्चुएशन के साथ है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें नहीं आ रही, सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, या कोई हमारे पास ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शन फिक्स का मतलब होता है कि जो भी कम या ज़्यादा भी हो रहा है तो वो फिक्स प्रोपोर्शन के रेस्पेक्ट है। मतलब ये जो प्रोपोर्शन बता दी जाती है, देखिए ऐसा होता है कि जैसे आप लोग एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास एक फिक्स प्रोपोर्शन ऐसी होती है कि जैसे आप कहते हैं कि मुझे अपनी बाइक से, कार से इतने किलोमीटर जाना है तो मेरा इतना फ्यूल खर्च होगा। ठीक है ना, आपको पता है कि क्या प्रोपोर्शन है। अगर मुझे 20 किलोमीटर जाना है, मेरी क्या स्पीड होगी, मैं ट्रैफिक में होऊंगा या नॉन नॉन ट्रैफिक में होऊंगा, रश आवर्स नॉन रश आवर्स में मैं ड्राइव करूंगा तो मेरे पास वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रोपोर्शनल बातें होती हैं। ठीक है, जैसे आप वो भी देखते हैं, जैसे उबर या करीम, आप जब उनका फेयर देखते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं, वो कहते हैं कि ये रश आवर्स हैं, आपको इसका फैक्टर आपको देना पड़ेगा, डबल फैक्टर, ट्रिपल फैक्टर है, या 1 पॉइंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब वो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
तो ये पे आपके पास ये प्रोपोर्शनली आ जाती है, फिक्स प्रोपोर्शन, उन्होंने फिक्स बना दिया कि ये फिक्स प्रोपोर्शन की रिस्पेक्ट हमारे पे बात होती चली जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास भी हमारे प्रोडक्शन में भी इसी तरह की बातें होगी। ठीक है, इनपुट इस तरह से आती चली जाएगी। अब हमारे पास क्लास फिर दोबारा से मैसेज आ गया मेरे पास कि 10 मिनट्स रह गए हैं। ओके, तो हमारे पास ये हम कॉप डगलस की बात कर रहे थे। हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास पावर आ जाती है। ठीक है, तो के पावर ए, एल पावर ए। तो एल्जेब्रिक मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर के पावर हाफ और एल पावर हाफ की बात हो रही है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर अ लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर में आपके क्या पास क्या था, ए के बी एल। और ये ए और बी क्या चीजें हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ए है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमारे पास ये है। ठीक है, ये वही फार्मूलाज हैं सारे के सारे, बार बार रिपीट हो रहे हैं। कैलकुलस ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या होंगे, ये एम पी के या एम पी एल की जो बात हो रही है हमारे पास, ये इस तरह से हो जाती है। एम पी एल क्या होता है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल, लेबर के रेस्पेक्ट बात हो रही है। यहाँ पर के रेस्पेक्ट बात हो रही है कैपिटल, तो आपके पास इसे डिवाइड कर दिया, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल भी देखी थी। फॉर द केस ऑफ लीनियर, लीनियर में आपके पास ये वही बातें हो गई। ठीक है, जो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ, इसमें आपके पास जो पावर की बात हो रही थी, इसमें पावर में आपके पास हमें क्या नज़र आता है, तो इनको भी हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो हमारे पास इसको भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो 5-2 और ये हमारे पास है 5-1। ठीक है, तो क्लास में आपसे इस वक्त स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमारे पास ये किधर है। जरा वेट कीजिएगा, मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। क्योंकि ये चैप्टर 5 हमारे पास है, तो चैप्टर 4 में यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। बस 1 मिनट और वेट कीजिएगा। एक सेकेंड बस, ये हम बस आ ही गए हैं इस एग्जाम्पल तक। जी जी, आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ। और जी, ये क्लास हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 5.5-1, जो कि बहुत आसान सी है। इसको हम देख लेते हैं। द इंजीनियर्स एट मॉरिस इंडस्ट्रीज, एक कंपनी का नाम है, जैसे टोयोटा होंडा नाम होता है ना, ऐसे मॉरिस भी एक कंपनी का नाम है। मॉरिस इंडस्ट्रीज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन। उनको अपने फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन में ये मिला है, हाउ मच आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर एम्प्लॉयड। अब आप देखें कितना आसान क्वेश्चन है। आप क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ये दो आपको इनपुट्स बता दी गई हैं कि आपके पास ये लेबर की इनपुट है और ये 5 आपके पास कैपिटल की इनपुट है। कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान है। वी सिंपली कैलकुलेट एफ 5,2, बट एफ 5,2 इज इक्वल टू, ये जो मिनिमम आपके पास था, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2। 5 क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पे पुट कर देना है। 2 क्या, लेबर है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आया, 15,8। सिंस द मिनिमम, अब बस यहाँ ये इतनी कैलकुलेशन थी बस मल्टीप्लाई करने का। फॉर्मूलाज कितने कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे थे कि पता नहीं क्या, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे रोका कि भाई फॉर्मूलाज पे कंफ्यूज मत होइए, कैलकुलेशन कितनी आसान है। आपने यहाँ पर के की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, एल की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, आपके पास 15,8 आ गया। 3 5 15 और 4 2 8। Since the minimum of the numbers 15 and 8 is 8, we know that 5 units of capital and 2 units of labor produced 8 units of output. तो हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन आई है, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंस द मिनिमम ऑफ द, यहाँ मिनिमम की बात लिखी हुई है ना, मिनिमम, दोनों का मिनिमम ले लें।
Since the minimum of the numbers 15 and 8 is 8, दोनों में से कैलकुलेशन करने के बाद पता लगा कि मिनिमम नंबर ये आ रहा है. We know that 5 units of capital and 2 units of labor produces 8 units of output. ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका हो गया. आपके पास क्वेश्चन खत्म. इतना सा क्वेश्चन था बस. आपको देखना, सिर्फ दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई किया. सिर्फ समझने वाली बात है कि इसका मतलब क्या है. कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं. अब हम आगे चलते हैं. जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो डेमोन्स्ट्रेशन आ रही है 5.2, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है. हमारे पास इस वक्त क्लास 4 मिनट रह गए हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं ये खत्म कर लें ताकि हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. अ फर्म प्रोड्यूसेस आउटपुट दैट कैन बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ $10. ठीक है, अ फर्म प्रोड्यूसेस आउटपुट जिसकी प्राइस हमारे पास है $10. द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय k power half l power half. If capital is fixed at 1 unit in the short run, capital 1 है, how much labor should the firm employ to maximize profit if the wage rate is $2? ठीक है, $2 इसका wage rate हो गया. We simply set the value marginal product of labor equals to the wage rate. Marginal product की जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर वेज रेट ले लिया एंड सॉल्व फॉर एल. हमने एल के लिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि हमें लेबर को आइडेंटिफाई करना है कितनी लेबर होनी चाहिए. ठीक है, सिंस द प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉप डगलस, क्योंकि पावर से हमें नजर आ गया कि ये कॉप डगलस है. वी नो दैट MPL इज इक्वल टू, वो जो वहाँ पर ऊपर जब फॉर्मूलाज में आपको दिखा रहा था ये वहाँ पर ही लिखा हुआ था. हेयर A इज इक्वल टू, जो पावर में A लिखा हुआ is equal to 1/2. ठीक है, and B is equal to 1/2. ये 1/2 लिखे हुए ना पावर. and K is equal to 1. अभी आपको ऊपर बता दिया था कि कैपिटल 1 है ये वाला. ठीक है, 1 हो गया. hence MPL is equal to 0.5. अब आपने वैल्यूज पुट करना शुरू किए. 0.5 L और आपके पास ये आ गया और 1/2 minus 1/2. now since P is 10, we know that VMPL, ये फॉर्मूला भी हमने देखा था वहां पर कि हमारे पास ये P इंटू MPL की बात आती है. तो हमने यहाँ पर MPL कैलकुलेट किया, तो अब हम यहाँ पर इसके साथ P भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.55 हो जाएगा. ठीक है, L पावर -1/2. अभी -1/2 का मतलब क्या है, अगर इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो L नीचे जाकर अंडर रूट में आ जाएगा. 5 डिवाइड बाई L अंडर द रूट. setting this equal to the wage which is 2. अब अगर इसको हम 2 के इक्वल कर दें, we get 5 divided by L under the root is equal to 2. if we square both sides of this equation, आपको पता है ना मैथ्स बेसिकली इस तरह से सॉल्व होता है कि जब हम अंडर रूट खत्म करेंगे we get 25. सॉरी, आपको ये यहाँ पर जब इसने बीच में हर्डल आया तो इसने माइक म्यूट कर दिया था. तो मैं आपको बता रहा था क्लास हमारे पास टाइम बस एंड हो रहा है और आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से आपके पास ये हमने टॉपिक आज का कंप्लीट कर लिया है. और दस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी ऑफ लेबर इज दिस. तो हम अगर 6th लेबर लगाएंगे तो हमारे पास
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो